तो आज से हम लोग रेंज ऑफ अ फंक्शन को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। इससे जस्ट पहले हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स या रेंज ऑफ अ फंक्शन करके भी टॉपिक डाले थे, जिसमें हम लोग केवल रेंज ऑफ अ फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास जो वेज होते हैं, जो तरीके होते हैं, मतलब उनको सॉल्व करने के लिए जो मैकेनिज़्म होते हैं, कैसे कैसे ग्रेटर देन का साइन क्या होता है, लेस देन का साइन क्या होता है, तो जो बेसिक मैथमेटिक्स जो था उसी को मैंने कवर किया था इन द लास्ट वीडियो। तो आज हम लोग देखेंगे रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो रेंज ऑफ अ फंक्शन, रेंज ऑफ अ फंक्शन तो सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ऑफ कोर्स ये हमारे पास ओरिजिन है। और अगर ये हमारे पास कोई भी, मान लो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारा कोई भी ग्राफ है या कोई भी फंक्शन है, और उस फंक्शन का मैंने ग्राफ बनाया है और वो हमारे पास ग्राफ बन के आया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर मान लो कि यहाँ पर हमारे पास x है ना, या सपोज करो ये x1 है, मतलब डोमेन में से मैंने एक पॉइंट लिया x1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जैसे हम x1 को फंक्शन में डालेंगे तो वो x1 पे वो फंक्शन अपना कुछ वैल्यू दे रहा होगा, और वो वैल्यू रहा होगा हमारा f ऑफ x1। तो अगर ये सपोज करो कि हमारा पॉइंट A से लेकर के पॉइंट B तक है, तो पॉइंट A से लेकर के पॉइंट B तक कितने सारे पॉइंट होंगे? तो देर आर इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स। उन सारे पॉइंट्स को अगर मैं फंक्शन में डालूं तो फंक्शन उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या दे रहे होंगे? कुछ वैल्यूज दे रहे होंगे। जैसे x1 को अगर हम इस फंक्शन में डालें तो इस x1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा फंक्शन जो वैल्यू दिया वो f ऑफ x1 दिया। ऐसी a से b के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। उन सारे पॉइंट्स को अगर हम डालें, है ना, ईच एंड एवरी जो पॉइंट है बिटवीन a एंड b, उन सारे पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जैसे हम इस फंक्शन में डालेंगे तो वो फंक्शन क्या करेगा? उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज देगा। उन सारे वैल्यूज का अगर मैं सेट बना लूँ तो उसको मैं कहता हूँ रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो आई थिंक क्लियर है कि रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या होगा कि डोमेन के हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यूज मिल रहा होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू मिल रहा होगा। उन सारे वैल्यूज को अगर मैं उन सारे वैल्यूज को कलेक्ट कर लूँ या फिर उन सारे वैल्यूज के हेल्प से जो मैं सेट बना लूँ, दैट सेट इज नोन एज रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो चलिए हम डिफाइन करते हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन। सो इट इज अ सेट, it is a set of obtained values. It is a set of obtained values corresponding to या it is a set of obtained values y, ऐसा कह देते हैं यहाँ पे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिल रहा होगा y मिल रहा होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी x, और अब वो x ऑफ कोर्स पता है डोमेन का होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हमारे पास रेंज हो गया। रेंज को कैसे डिनोट करते हैं? द रेंज ऑफ अ फंक्शन f is denoted by range of f। तो इस तरीके से हम रेंज डिफाइन करेंगे। और एक लाइन और कि रेंज ऑफ अ फंक्शन
का मतलब होता क्या है, हमें वो सारे y चाहिए, मतलब वो सारे f ऑफ x चाहिए सच दैट वो x हमारा डोमेन का होना चाहिए। आई मीन कि वैसे वैसे x हमें चूज करने हैं जो डोमेन के हों, और उन पॉइंट पर हमारा जो एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा या हमारे फंक्शंस का वैल्यू आएगा, आई मीन y, उन लोगों का अगर मैं सेट बना लूँ तो दैट इज कॉल्ड रेंज। इतना बात आपको आई थिंक क्लियर हो गया, रेंज ऑफ अ फंक्शन यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम एक्चुअली प्रॉपरली पढ़ेंगे कि हम रेंज कैसे निकालते हैं। तो आई विल गिव यू द सम क्वेश्चंस, लेकिन उससे सबसे पहले हम कुछ मेथड वाइज पढ़ेंगे, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हम देंगे। जल्दी से इसको लिखिए। सो मेथड नंबर 1, इसको हम क्या देते हैं, जो बेसिक मैनिपुलेशन के हेल्प से बनाएंगे, या फिर एलिमेंट्री या बेसिक, है ना, बेसिक। जो मेथड नंबर 1 है उसको हम बेसिक तरीके से बनाएंगे। क्या है ये तरीका, पहले समझिएगा। सपोज करिए कि अगर हमारे पास कोई सेट है ए या कोई इंटरवल है ए, और उस इंटरवल का वैल्यू सपोज करो कि अल्फा से बीटा जा रहा है। कोई इंटरवल है ए जिसका इंटरवल अल्फा से बीटा गया है, तो अगर इस इंटरवल में मैं कहूँ कि, या इस ए में कहूँ कि अगर हम के जोड़ दें, अगर हम जहाँ के कोई नंबर है हमारा, अगर मैं कहूँ कि के जोड़ देते हैं तो हमारा इंटरवल क्या हो जाएगा, तो मैं कहूँगा कि उसका इंटरवल हो जाएगा अल्फा प्लस के से लेकर के बीटा प्लस के। अगर मैं सब्ट्रैक्ट भी कर देता तब भी यहाँ पे हमारा अल्फा माइनस के कॉमा बीटा माइनस के हो जाता। एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए कि a इज इक्वल टू है 2 से लेकर के 3, और मैं कहूँ तो बताओ कि a प्लस 8 का वैल्यू कितना होगा। ऑफ कोर्स k इज अ नंबर, यहाँ 8 है, तो मैं इस इंटरवल में 8 जोड़ दूं तो आपको पता है कि हर पॉइंट या हर एलिमेंट 8 से इंक्रीज कर जाएगा। जो पहले 2 पे था, जैसे ही मैं 8 ऐड करूंगा वो 10 पे चला जाएगा, और जो 3 पे था वो ऑलरेडी 13 पे चला जाएगा। मतलब मैं हर नंबर में मैं 8 जोड़ रहा हूँ। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे, जो 2 और 3 के बीच में जितने सारे पॉइंट्स होंगे, वो सारे पॉइंट्स 8 स्टेप्स आगे चले जाएंगे ऑन द नंबर लाइन। अगर मैं पूछूं कि a माइनस 2 क्या होगा, तो इसका मतलब हो गया कि उस इंटरवल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स 2 स्टेप पीछे आ गए। तो जो पहले 2 पे थे वो बन जाएंगे 0, और जो 3 पे थे वो बन जाएंगे 1। तो ये बेसिक जो वेज था, ये हमारा पहला मैकेनिज्म। इसके हेल्प से हम अभी क्वेश्चन लिखेंगे, और इसी के हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। इसको जल्दी से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड the range of an expression f of x is equal to sin x minus 2. Question number 2, f of x is equal to
cos x minus 2, f of x is equal to e का पावर x plus 3, f of x is equal to fractional part of x minus 5. So these are the some questions को solve करते हैं हम. तो फाइंड द रेंज ऑफ एन एक्सप्रेशन. अभी जो मैंने पढ़ा उसमें देखा कि अगर कोई इंटरवल हमें पता है, उस इंटरवल में अगर मैं जोड़ दूं तो सारे के सारे पॉइंट्स उतने स्टेप्स आगे बढ़ जाते हैं. ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2. साइन एक्स माइनस 2 का हमें रेंज निकालना है. तो हम क्या करेंगे कि हमें ऐसे एक्सप्रेशन को लेना है जिसका रेंज हमें पता है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन एक्स का रेंज क्या होता है, तो शायद आप मन में याद भी कर रहे होंगे कि जो साइन एक्स का रेंज होता है वो होता है -1 से 1. तो मतलब इस एक्सप्रेशन का हमारे पास रेंज पता है. तो मैं कह सकता हूं कि जो साइन एक्स का जो रेंज है वो हमारे पास साइन एक्स का रेंज है -1 से 1. तो साइन एक्स माइनस 2 का हमें पूछा गया रेंज, मतलब साइन एक्स माइनस 2 क्या वैल्यूज अचीव कर सकता है. साइन एक्स हमारा -1 से 1 नंबर अचीव कर सकता है, उसमें फिर -2 किया गया है. मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन में या इस इंटरवल में मैं -2 कर रहा हूँ. तो जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर -2 स्टेप्स पीछे चले आएंगे. जो पहले -1 पे थे वो चले आएंगे -3 पे, जो पहले 1 पे थे वो आ जाएंगे -1. तो ये हमारे पास साइन एक्स -2 का जो रेंज हो गया हमारे पास है -3 से -1. आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें मेथड नंबर 1 लगाना है तो हमें ये देखना होगा कि वो एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेशन एक ही बार होना चाहिए. आगे चल करके हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर कोई भी इंटायर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो वो एक ही जगह पे होना चाहिए. हम देखेंगे बात, लेकिन अभी आप ऐसा समझो कि फाइंड द रेंज ऑफ एन एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स -2. तो मुझे इस एक्सप्रेशन का रेंज पता था तो मैंने लिख दिया, और उसमें -2 था तो मैंने -2 कर लिया. उससे हमारा साइन एक्स -2 का हमारे पास रेंज निकल के आ गया. ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आपसे पूछा जाए रेंज कितना होगा, तो एग्जैक्टली कॉस एक्स का रेंज आपको पता है. कॉस एक्स का रेंज कितना होता है तो मैं याद करके रखा हूं -1 से 1. आपको भी याद होगा. -2 निकालना है तो cos x -2 बिलोंग्स टू सारे के सारे नंबर, ईच एंड एवरी नंबर वो 2 स्टेप पीछे आएंगे. सो पहले -1 पे था वो अब आ जाएंगे -3 पे, और जो पहले 1 पे थे वो 2 स्टेप पीछे आएंगे तो -1. मतलब cos x -2 के भी जो रेंज है वो हमारे -3 से -1 है. मतलब कि अगर हम इसमें x फीड करते जाएं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y निकलेगा या उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज निकलेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज निकलेगा वो इन्हीं नंबर्स के बीच में होगा. क्योंकि cos x की जो औकात है वो केवल -1 से 1 है, और जब -2 करेंगे तो उसकी कैपेसिटी -3 से -1 ही होगी. ऐसी क्वेश्चन नंबर 3, e का पावर x. सबसे पहले e का पावर x का रेंज क्या होगा, तो आप कहेंगे e का पावर x का रेंज हमें पता है, वो तो होता है -∞ से +∞. क्या नहीं, e के पावर x का जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेकर के ∞ तक. e का पावर x का जो रेंज होता है 0 से ∞. क्योंकि अगर आपको ग्राफ याद होगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता था. ये हमारा हो गया 0 से लेकर के ∞. तो इसका जो ग्राफ था उस ग्राफ से हमें पता है कि इसका जो रेंज होता है वो रेंज 0 से लेकर के ∞ तक होता है. तो अब हमें इसमें 3 ऐड करना है. तो अगर मैं इसमें इस इंटरवल में 3 ऐड कर लूँ या इस फंक्शन में मैं 3 ऐड कर लूँ तो उससे हमारा जो 0 पे था वो पहुँच जाएगा 3 पे,
और जो इन्फिनिटी में 3 ऐड कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो e का पावर x प्लस 3 का जो हमारा रेंज है वो रेंज हमारे पास हो गया 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब हमें निकालना f ऑफ x इक्वल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 5। सो बता सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज क्या होता है। तो आपने याद किया है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो रेंज होता है वो तो होता है 0 से लेकर के 1 तक। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 0 पे हमारा क्लोज इंटरवल रहेगा और 1 पे ओपन इंटरवल। आई मीन टू से दैट 0 इज इंक्लूडेड इन द रेंज ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड 1 डज नॉट इंक्लूडेड, आई मीन एक्सक्लूडेड। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 5, सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 5 का जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास माइनस 5 से लेकर के आई थिंक माइनस 4। This is my range. So this is my range of the following expressions. कुछ थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। सपोज करो कि a का वैल्यू जो है वो अल्फा से बीटा है। अभी मैंने जोड़ा था, मैंने घटाया था। अगर ये कहा जाए कि अगर किसी इंटरवल में कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर ले तो व्हाट विल हैपन। उस केस में क्या होगा कि हमारा इंटरवल हो जाए के अल्फा से के बीटा। बट एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि दैट के शुड बी 0, सॉरी दैट ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0। आप पूछेंगे तो कि अगर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, के लेस देन 0 हो जाएगा तो उस केस में हमारा हो जाएगा के बीटा से के अल्फा। कब होगा, वेयर के इज लेस देन 0। अगर के पॉजिटिव है इसी ऑर्डर में रहेगा और अगर के निगेटिव है तो रिवर्स कर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सपोज करो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि a बिलोंग्स टू सपोज करो 2 to 3 है और मैं कहूं कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लूं तो जितने सारे नंबर्स होंगे वो 4 के मल्टीपल हो जाएंगे। आई मीन टू से दैट 4 2 8, 4 3 12। तो जितने भी नंबर्स हो जाएंगे वो 4 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। बट अगर मैं यहीं पर -5 से मल्टीप्लाई कर रहा होता तो क्या ऐसे लिख सकता था -5 2 10 -5 3 15। आप सोच लिए होंगे नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ -10 इज ग्रेटर देन -15। तो उसको मुझे रिवर्स करके लिखना होगा। सो मुझे ऐसे लिखना होगा -15 to -10 बिकॉज -10 इज ग्रेटर देन -15। तो बस ये याद रखना है कि अगर हमारा a का रेंज अल्फा से बीटा है और मैं उसमें अगर k से मल्टीप्लाई करूं एंड दैट k इज ग्रेटर देन 0 then my range is k alpha to k beta, and whenever my k is less than 0 then the range of k will be k beta to k alpha. Now I am discussing some questions. Find the range of the following expressions. Question number first, f of x is equal to
2 sin x minus 9 f of x is equal to 5 minus 3 sin x f of x is equal to mod x minus 5. So these are the questions and you will have to solve. See, 2 sin x minus 9, आपको ये सोचना है कि अगर हमें a का वैल्यू पता है, मतलब कैपिटल A का रेंज पता है, तो उससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या उसमें ऐड हो रहा है या फिर क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो आपको ये सोचना है कि पूरे एक्सप्रेशन में क्या वो एक्सप्रेशन या वो फंक्शन जिसका रेंज आपको पता है, क्या जिसका पता होगा उसका रेंज लिखना है। उसमें जो भी मल्टीप्लाई होगा, जो भी घटा होगा या जो भी ऐड हो रहा होगा, उसको हम इजीली मेंटेन या उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इजीली उसको मैनिपुलेट हम कर सकते हैं या फिर हम इसको हैंडल कर सकते हैं। सो साइन एक्स हमें दिखा है इस पूरे एक्सप्रेशन में, जिसमें साइन एक्स का रेंज हमारे पास पता है, तो हम लिखेंगे कि साइन एक्स का जो रेंज होगा दैट विल बी -1 to 1। साइन एक्स में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। कुछ लोग क्या करेंगे, साइन एक्स में पहले 9 घटाएंगे फिर 2 मल्टीप्लाई करते हैं। ऑफ कोर्स यू विल नॉट डू दैट, बिकॉज पहले साइन एक्स में 2 मल्टीप्लाई हुआ है एंड देन सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो पहले आप साइन एक्स में 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो whenever we multiplying 2 sin x, तो every number will be a multiple of 2. So this is -2 to 2. यहाँ तक मैं पहुंच चुका हूँ 2 sin x तक, लेकिन हमें रेंज निकालना है 2 sin x minus 9 का, तो हमें यहाँ पे फिर 9 घटाना होगा। So every number is subtracted from 9. So -2, तो 9 स्टेप पीछे जाएंगे तो आई मीन -11, 2 -9, सो आई थिंक -7। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास जो रेंज आ रहा है दैट इज -11 to -7। नाउ 5 - 3x, पूरे एक्सप्रेशन में फिर मुझे sin x दिखा, तो sin x का जो रेंज होता है दैट विल बी -1 to 1। 3 से मल्टीप्लाई करना है या फिर ऐसा सोचो -3 से मल्टीप्लाई करना है। सो -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अभी अभी मैंने सीखा कि अगर मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो सिंपली हर नंबर में k से मल्टीप्लाई कर देना है। एंड अगर मैं k हमारा निगेटिव है और उस निगेटिव नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो अल्फा टू बीटा था, वो इंटरचेंज करके हो जाए k बीटा टू k अल्फा। सो -3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हमारा हो गया 1 में -3 से मल्टीप्लाई करूँ तो -3, और इस -1 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 3। अब उसके बाद हमारे पास 5 ऐड है +5, सो 5 -3 sin x, मैं 5 ऐड कर रहा हूँ तो हर एक नंबर 5 स्टेप आगे जाएगा। तो -3 5 स्टेप आ गया तो 2, और ये हो गया 8। सो 5 - 3x का जो रेंज होगा हमारे पास दैट विल बी 2 to 8। mod x - 5 का रेंज, first of all we know that the range of the mod x is what? 0 to infinity।
I mean 0 close to infinity. Here -5. So mod x -5. यहाँ पर मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो हर एक नंबर 5 स्टेप पीछे जाएगा. सो -5 इन्फिनिटी. अगर मैं इन्फिनिटी में 5 सब्ट्रैक्ट भी करूँ तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आने जा रहा है. तो दिस इज हमारी स्टेप नंबर 2. फर्स्ट नंबर कंप्लीट था. ये हमारा हो गया सेकेंड कि अगर मैं कोई के से मल्टीप्लाई करूँ देन व्हाट विल हैपन. अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अगर a का वैल्यू अल्फा से बीटा है, अगर मैं k ऐड करूं तो अल्फा प्लस के टू बीटा प्लस के. अगर मैं k सब्ट्रैक्ट करूं तो अल्फा माइनस के टू बीटा माइनस के. और अगर मैं k से मल्टीप्लाई करूं तो k अल्फा टू k बीटा व्हेन k इज ग्रेटर देन 0 एंड k बीटा टू k अल्फा. ओके, देन k शुड बी लेस देन 0. Now I am squaring. What will be a square? So a square will be alpha square to beta square. If a is from alpha to beta, then a square will be alpha square to beta square. But this is possible only when alpha and beta should be greater than 0. कि अल्फा भी पॉजिटिव होना चाहिए और बीटा भी पॉजिटिव होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल a is 2 to 5. Here 2 is also positive, 5 is also positive. So what will be a square? So a square will be easily 2 square 4, 5 square 25. If alpha less than 0 and beta greater than 0. If alpha is less than 0 and beta is greater than 0. एग्जाम्पल. और फिर उसकी हेल्प से मैं फॉर्मूला लिख दूंगा. -2 to 5. So what will a square? A square means हर नंबर को, ईच एंड एवरी नंबर को वी हैव टू स्क्वायर. सो -2 to 5 में सारे नंबर्स का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो क्या आ जाएगा? नॉन निगेटिव नंबर. नॉन निगेटिव मतलब कि जितने भी नंबर्स होंगे उन सारे नंबर्स का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो सारे के सारे नंबर्स नॉन निगेटिव आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे, 0 भी आ सकते हैं. -2 to 5 में अगर आप देखें -2 का स्क्वायर करूँगा तो डायरेक्ट 4. और फिर -2 के जस्ट पहले आऊँगा तो -1. तो पहले मतलब कह रहा हूँ, बाद में अगर बाद में आऊँगा तो -1 का स्क्वायर दैट विल बी 1. दिस इज -2 एंड दिस इज 5. और ऑफ कोर्स -2 के बीच में, -2 और 5 के बीच में 0 होगा. सो -2 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो ये हमारा इसका प्रोजेक्शन चला जाएगा 4 पे. -2 -1 का अगर यहाँ पे प्रोजेक्शन लूंगा दैट विल गोज टू द 1. आई मीन टू से कि जितने भी 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे ना, उन सारे नंबर्स का जो प्रोजेक्शन होगा वो 0 to 4 में चला जाएगा. क्योंकि -2 से लेकर के 0 के बीच में जो नंबर्स होंगे, -2 का प्रोजेक्शन चला जाएगा 4 पे और 0 का प्रोजेक्शन रह जाएगा 0 पे. तो जितने भी ये नंबर बीच में होंगे उन सारे नंबर्स का जो प्रोजेक्शन होगा वो 0 to 4 में जाएगा.
हमारा जो रेंज था वो हमारा रेंज था -2 to 5। तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का तो चलो -2 से 0 तक में जितने भी नंबर्स होंगे उन सारे नंबर्स का प्रोजेक्शन वो 0 to 4 में चला गया। वही स्टोरी सेम होगा 0 से 2 वाले नंबर्स के लिए। 0 से जो 2 वाले नंबर्स होंगे उनका भी प्रोजेक्शन 0 से 4 ही आ रहा होगा। तो -2 से 0 वाला का तो कंप्लीट हो गया कि -2 से 0 वाले जितने भी होंगे उन सारे नंबर्स का जो प्रोजेक्शन होगा वो जाएगा 0 से 4 के। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो नंबर 0 से लेकर के 2 वाले होंगे बीच में, उन सारे नंबर्स का फिर प्रोजेक्शन चला जाएगा 0 से 4 के बीच में, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो जितने भी ईच एंड एवरी नंबर जो बिटवीन 0 एंड 2 होंगे उन सारे नंबर का जो स्क्वायर होगा वो 0 से 4 के बीच में होगा। और फिर अगर आप देखो ध्यान से कि अब हमारे पास बच गया 2 से लेकर के 5 तक। तो 2 से लेकर के 5 तक रहेंगे, उनका प्रोजेक्शन हमारा आ जाएगा 4 से लेकर के 5 कहाँ तक जाएगा, 25 तक। तो उनका चला जाएगा 4 से लेकर के 25 तक। तो ओवरऑल आप देखें कि -2 से लेकर के 5 का प्रोजेक्शन कहाँ से कहाँ तक गया, तो आप देखें कि इसका प्रोजेक्शन 0 से लेकर के 25 तक चला जाएगा। 0 से लेकर के 25 तक चला जाएगा, इसलिए चला जाएगा क्योंकि -2 से 0 का प्रोजेक्शन 0 से 4, और फिर 0 से लेकर के जो 5 का प्रोजेक्शन था दैट विल गोस टू द 25 अप टू। तो ओवरऑल हमारा देखिए कि 0 से लेकर के 25 आया। तो हमने ये देखा कि अगर -2 से 5 तक के बीच में है तो यहाँ पे जो उसका स्क्वायर होगा दैट विल गोस टू फ्रॉम 0 to 25। अगर मैं यही क्वेश्चन यहाँ पूछ दूं कि अगर इसका बताओ प्रोजेक्शन कितना होगा, a इज इक्वल टू -3 to 2, -3 से लेकर के 2 तक का प्रोजेक्शन कहाँ पे होगा, तो उसका कितना आंसर हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा, आप सोच भी लिए होंगे, उनका आंसर हो जाएगा -3 से लेकर के 0 तक का तो प्रोजेक्शन पता है 0 से 9, और 0 से 2 तक का तो 0 से 4। तो ये हमारा मैक्सिमम हमारा अचीवमेंट हो रहा है 0 से लेकर के 9 तक। तो ए का अगर रेंज है -3 से 2, तो ए स्क्वायर का जो रेंज होगा वो 0 से 9 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे रूल्स बन जाएंगे कि अगर इधर वाला बड़ा होगा तो उसका स्क्वायर पहुंचेगा, अगर इसका स्क्वायर इधर वाला छोटा रहे, इधर वाला बड़ा रहेगा, इधर वाला छोटा रहेगा तो स्क्वायर उसका मैक्सिमम पहुंचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वेज हो गए करने के। तो हमारा नोट नंबर 2 इसी से कि ए स्क्वायर बिकम्स, मैं इसमें लिख रहा था उसको मैं लिख दूंगा, ए स्क्वायर बिकम्स 0 से बीटा स्क्वायर। ये तब होगा जब हमारा अल्फा लेस देन 0 होगा एंड बीटा ग्रेटर देन 0 होगा, एंड अल्फा हमारा छोटा होगा बीटा से, आई मीन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। ओके, कौन सा वाइज, अल्फा तो ऑलवेज छोटा होगा क्योंकि अल्फा लेस देन 0 है। किस वाइज मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड वाइज, कि बीटा का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए दैट विल बी ग्रेटर देन मॉड अल्फा, अल्फा के मैग्नीट्यूड से। -3 का मैग्नीट्यूड होगा 3 और 2 का मैग्नीट्यूड होगा 2, तो बीटा का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल ग्रेटर देन अल्फा के मैग्नीट्यूड से। नंबर 3 उसी कॉरस्पॉन्डिंग ए स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to अल्फा स्क्वायर। ये कब होगा, ये तब होगा जब अल्फा लेस देन 0 होगा, बीटा भी ग्रेटर देन 0 होगा, बट अल्फा का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन बीटा का मैग्नीट्यूड से। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि हमारा यहाँ पे काम कर जाएगा। अगर आप दोनों के दोनों नंबर्स निगेटिव हो गए तो क्या होंगे, एक और फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। सपोज करो कि अगर a का वैल्यू -5 to -3 है, सो व्हाट विल बी द स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा -5 से लेकर के -3। -5 का प्रोजेक्शन सीधा होगा 25 पे और -3 का प्रोजेक्शन होगा केवल डायरेक्ट 9 पे, तो इसका तो हमारा प्रोजेक्शन हो जाएगा 9 to 25। एक हमारे पास और नोट आ गया कि अगर
ए स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो डायरेक्ट अल्फा टू बीटा था, तो डायरेक्ट हो जाएगा बीटा स्क्वायर टू अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर टू अल्फा स्क्वायर। कब? जब हमारा अल्फा और बीटा दोनों लेस देन 0। अगर दोनों लेस देन 0 है तो जो स्क्वायर करेंगे वो पलट के लिखाएगा। तो हमारे पास ए अगर अल्फा से बीटा है तो हमारे पास 4 पॉइंट्स आते हैं केवल ए स्क्वायर के, और इनके हेल्प से अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Find the range of the following expressions. पहला, sin square x plus 5 signum square plus or something called -9 greater than greatest integer of x का whole square 3 minus 5। f of x is equal to e का पावर 2x माइनस 5। तो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन नंबर 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5। साइन एक्स का रेंज कितना होता है? -1 to 1, -1 to 1। तो साइन एक्स का जो रेंज होता है दैट विल बी -1 to 1। तो साइन स्क्वायर एक्स का रेंज कितना हो जाएगा? तो ए का वैल्यू है अल्फा से बीटा, ए स्क्वायर का होगा अल्फा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर तब होगा जब अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव होंगे। 0 से बीटा स्क्वायर तब होंगे जब एक नंबर छोटा होगा एक नंबर बड़ा होगा, और बीटा स्क्वायर तब होगा अगर बीटा का मैग्नीट्यूड अल्फा के मैग्नीट्यूड से बड़ा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें -1 का भी मैग्नीट्यूड 1 है और 1 का भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 0 से 1। तो साइन स्क्वायर एक्स का जो रेंज होगा दैट विल बी 0 to 1। इसमें हमें 5 ऐड करके बताने थे कि कितना होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स का रेंज है 0 to 1, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 का रेंज कितना हो जाएगा? दैट विल बी 5 to 6। दैट विल बी 5 to 6। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया दैट विल बी 5 to 6। अब हमारे पास सिग्नम स्क्वायर x माइनस 9 का निकालना है। तो सिग्नम का रेंज कितना होता है? तो सिग्नम का रेंज होता है -1 0 1। तो सिग्नम स्क्वायर x का रेंज कितना हो जाएगा? तो सिग्नम स्क्वायर x का जो रेंज हो जाएगा, मैं एक बार लिख दूं कि जो सिग्नम का जो रेंज होता है, सिग्नम ऑफ x का जो रेंज होता है दैट विल बी -1 0 and 1। सिग्नम फंक्शन हम पढ़ा चुके हैं, देख सकते हैं आप।
तो सिग्नम स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा, दैट विल बी, स्क्वायर मैंने किया तो -1 का स्क्वायर 1 पहुंचेगा, 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे एक्चुअली 0 to 1। इसमें मुझे 9 सब्ट्रैक्ट करना था, तो सिग्नम स्क्वायर एक्स माइनस 9 का वैल्यू हो जाएगा कितना, हर नंबर 9 से 9 स्टेप पीछे आएगा, तो डेट विल बी -9, 1 से -9 करेंगे तो हमारे पास माइनस, तो सिग्नम स्क्वायर एक्स माइनस 9 का हमारे पास जो रेंज आएगा दैट विल बी -9, -8। दिस इज अ डिस्क्रीट सेट, नॉट इंटरवल। आई एम सेइंग केवल -9 and -8 are the member of the range of the function, not from -9 to -8. This is not an interval, this is a set. Greatest integer of x का whole square. First of all, I want to ask you, what is the range of the greatest integer of x? So you have already know that the range of the greatest integer function is integer. So ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का जो रेंज है दैट इज इंटीजर। तो जब मैं उसका स्क्वायर कर रहा होऊंगा, तो जो स्क्वायर है तो वहां पे इंटीजर वाले में तो -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक पीछे जाएगा, 0 1 2 3 फिर आगे जाएगा। तो स्क्वायर मैं करूंगा तो -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, तो जितने भी निगेटिव इंटीजर्स होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव बन जाएंगे अगर मैं स्क्वायर करूँ। तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू कितना आ रहा होगा, तो हमारे पास आएगा होल नंबर, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, -1 का 1 पहुंच जाएगा, -2 का 4 पहुंच जाएगा। कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे -1 -2 -3 होंगे, तो जब मैं इसका स्क्वायर कर रहा होऊंगा तो 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1 और 1 का भी स्क्वायर 1 ही रहेगा, -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर भी 4 ही रहेगा, और -3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर भी 9 ही रहेगा। ये हमारे पास कुछ ऐसे से बनेंगे। कुछ और लिख दो, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो कुछ ऐसे सेट आएंगे। ऑफ कोर्स होल नंबर नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को होल स्क्वायर में 3 मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर में। मतलब एक को उठाना है, एक का रेंज लिखना है, उसके हेल्प से सारा का सारा एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लेना है बस। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें 0, 1 को 3 से करें तो 3, ये हो गया 12, ये हो गया 27, ये हो गया 48 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास रेंज हो गए 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के होल स्क्वायर के। ऐसे ही फिर मैं कहूँ, इसमें मैंने कहा -5 है ना, तो यहाँ पे अगर मैं -5 लिखूँ, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर -5 बिलोंग्स टू, हर नंबर में मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 0 का सब्ट्रैक्शन हो गया -5, 3 का -5 से हो गया आई थिंक -2, 12 के साथ करूँगा तो 12 - 5 7, 27 के साथ मैं करूँगा तो 22 एंड सो ऑन। तो दिस इज द आंसर फॉर 3 times greatest integer of x square -5. Last, f of x is equal to 5 times e का पावर 2x. So
ई का पावर एक्स का रेंज कितना होता है, तो ये हमें पहले से पता है, 0 से इन्फिनिटी। ऑफ कोर्स बाबू 0 पे ओपन नहीं, क्लोज नहीं, ओपन। ई का पावर 2x स्क्वायर करना है, तो हर नंबर स्क्वायर हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर 0 और भाई इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी। उसमें 5 मल्टीप्लाई करना है, 0 का मल्टीप्लीकेशन 5 से 5 0 और ये हमारे पास इन्फिनिटी। या -5 सब्ट्रैक्ट भी करना है, दैट विल बी -5 to infinity। दिस इज द रेंज। तो मैं अभी मेथड नंबर 1 ही अभी डिस्कस कर रहा हूँ। अभी और भी इसी तरीके के कुछ इंटरवल वाले टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो अभी मैं 3 कवर किया। पहला कि अगर a अल्फा से बीटा है तो अगर उसमें मैं k जोड़ दूं तो डैट विल बी अल्फा प्लस k टू बीटा प्लस k। अगर मैं k सब्ट्रैक्ट कर दूं तो अल्फा माइनस k टू बीटा माइनस k। एंड अगर मैं उसमें k मल्टीप्लाई कर लूं then that will be k alpha to k beta whenever the k is positive and k beta to k alpha whenever the k is negative। उसके बाद मैंने थर्ड डिस्कस किया, a अगर अल्फा से बीटा है then what will be the a square। so a square will be alpha square to beta square when alpha and beta both are positive, and when alpha and beta are of opposite sign then what will a square will be 0 to beta square when the magnitude of beta is greater than the magnitude of alpha, and 0 to alpha square whenever the magnitude of alpha is greater than magnitude of beta, and of course whenever both are negative then the square which square will be the beta square to alpha square। तो ये हमारा आज का पूरा सेशन था। हम लोग इसको फिर अगले दिन भी कंटिन्यू करेंगे। तो आई थिंक इतना समझ में आ चुका होगा। एक आपके लिए बस लास्ट क्वेश्चन मैं दे के जा रहा हूँ, उसको सॉल्व करके बताइएगा, उसका आंसर रेंज लिख दीजिएगा। तो क्वेश्चन इज एक्सप्रेशन f of x is equal to 5 times fractional part of x का whole square minus 9 by 7। okay, so this is an expression and you have to find the range। इसका रेंज आप लिखो कमेंट में। चलिए ओके।